अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय एजेम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, और फिर हमने ये कहा था कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हर दफा ट्रू नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में हमने कहा था कि स्पेसिफिक से हम जनरल में जा रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक हमारे पास क्या होती है कि कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन को देख के हम क्या करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसमें जो है वो इंडक्टिव के ऑपोजिट होता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक मूव करती है। ओके बच्चों, जनरल क्या होता है? जनरल हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है, वो हाइपोथेसिस होता है, जिसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं। और वो जो एग्जांपल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या स्पेसिफिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने के लिए हमें एग्जांपल देनी पड़े, वो क्या होती है, वो एग्जांपल स्पेसिफिक है, और वो स्टेटमेंट या फिर वो हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, वो जनरल है। ठीक है, अब मैं आप यहाँ पे आपको जो है आगे एग्जांपल्स देती हूँ, तो आपको जो है ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये जो एग्जांपल्स हैं ये मैंने आपकी बुक वाले एग्जांपल्स भी दिए हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो बुक में बता रहे हैं वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं, और आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन जो है वो हम लेते हैं, इसके अंदर आ जाता है, वो कहते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। अगर हम क्लोरीन एलिमेंट को देखें, यानी कि Cl2 को देखें, तो ये क्या करता है, इसके अंदर दो क्लोरीन के एटम होते हैं, और ये एटम क्या करते हैं, आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये जिसकी वजह से ये एक स्टेबल जो है वो एलिमेंट बन जाता है, यानी कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम क्लोरीन का एटम देखें तो उसके जो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं, दो इधर दो इधर दो इधर, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है ना, इसी तरह होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्पेस होती है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ऑक्टेट को देखें, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दो एटम का, वो क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इतने में, तो ये देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इस वाले एटम का, 2 4 6 और ये 8 हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, 2 4 6, और यहाँ पे भी क्या होगा, 8। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्लोरीन एलिमेंट के अंदर जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये इनर्ट है, और ये क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे हमें पहले पढ़ा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्यों स्टेबल होती हैं, क्यों इनर्ट होती हैं, क्योंकि इनका जो है वो ऑक्टेट क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका मतलब कि वो क्या होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है ना, यही बात हो जाती है ना। अगर वो रिएक्ट नहीं करी, इसका मतलब कि वो क्या है, वो इनर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे यही वाला जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है कि जो क्लोरीन एलिमेंट है वो क्या है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके एक एटम के अगर अंदर हम देखें तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, और सेकंड वाले के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसने क्या किया है, एक बॉन्ड शेयर किया है। इस बॉन्ड की शेयरिंग की वजह से ये क्या हो गया, ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया, यानी कि ये एक इनर्ट जो एलिमेंट बन गया, ये क्या करता है, ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि ये स्टेबल हो गया। तो ये एग्जांपल दी हुई है, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन जो है वो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को। अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें कि इसके अंदर जनरल क्या होगा और इसके अंदर स्पेसिफिक क्या होगा। ठीक है, तो जनरल क्या है कि हमें ये पता है कि जो एलिमेंट फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, वो क्या होते हैं, वो जनरल होती है। ठीक है, अब उन जनरल एलिमेंट को हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है, वो जनरल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑक्टेट रूल को जो एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं उनकी एग्जाम्पल देनी है, और हमने एग्जाम्पल कौन सी ली है, क्लोरीन एलिमेंट की एग्जाम्पल ली है। यानी कि जो क्लोरीन एलिमेंट है ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन जो है ना, वो क्या करता है, फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर हम देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th में भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो क्या होता है, दैट मैटर कैन neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to another form। अगर हम इसको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करके देखें, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे H2 लिया और यहाँ पे O2 लिया, और इनको मिलके हमारे पास क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनते हैं, वाटर बनाते हैं।
अगर हम यहाँ पे इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि हमने ना तो हाइड्रोजन को क्रिएट किया ना तो ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कर रहा है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब कि जो हम बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। यानी कि जो कोई भी हमारे पास मैटर है वो क्या हो रहा है, वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है और ना ही यहाँ पे न्यू एलिमेंट कोई क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है वो फॉलो होता है, तो हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है दैट एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can be convert from one form to another form। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अगर हम देखें तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस है। तो इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की एग्जांपल दी और एक केमिकल इक्वेशन बनाई। ठीक है, और वो जो एग्जांपल है वो क्या है, वो स्पेसिफिक है। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड वन एग्जांपल जो है वो इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हम लोग जो है वो अपने 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि वो वाले एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप के अंदर होते हैं उनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है सोडियम एंड पोटेशियम लाई इन द सेम ग्रुप, यानी कि सोडियम और पोटेशियम हमें पता है वो कहाँ पे होते हैं, वो ग्रुप 1 के अंदर होते हैं। इसका मतलब कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर हम ग्रुप 2 के देखें तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अगर हम देख लें ग्रुप 7 हेलोजेंस, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी। ठीक है, अगर हम नोबल गैसेस देख लें, जो नोबल गैसेस का ग्रुप है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम होंगी। तो वो ये कह रहा है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दैट लाई इन द सेम ग्रुप वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दैट लाई इन द सेम ग्रुप, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक हाइपोथेसिस है, और वो किसके अंदर आएगा, वो एक जनरल के अंदर आएगा। ठीक है, वो क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस है, और इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो सोडियम और पोटेशियम की एग्जांपल दी है। वो स्पेसिफिक एग्जांपल है, यानी कि वो क्या है, वो स्पेसिफिक के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जो है आपको लास्ट वीडियो में इंडक्टिव रीजनिंग का बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। क्यों, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और उनको क्या रिक्वायर्ड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। यही वाली बात जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। इसका रीजनिंग क्या है, हमने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को हमने लॉजिकल वे के अंदर सोल्व करना है, यानी कि ये क्या होता है, एक स्टेप वाइज थिंकिंग होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसके अंदर हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक रूल होता है, कोई भी एक स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ की स्टेटमेंट है कि 1 + 2 = 3, यानी कि ऑड नंबर को इवन नंबर के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, आंसर ऑड नंबर आता है। ठीक है, इसी तरह जो है फिर हमने कहा कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो हर दफा ट्रू नहीं होती, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या होती है बच्चों, इंडक्टिव रीजनिंग के ऑपोजिट होती है। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग में अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव करते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, और साथ में ये मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी समझा दिए। यहाँ तक हमारा टॉपिक 1.5 रीजनिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।